वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल गब्रू स्टार लाइन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री की जो हमारी बुक है क्लास 10th की, उसमें हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री में। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं तो एक सपोर्ट तो बनता ही है, ताकि हम आपके लिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस ला सकें। तो बिना किसी देरी चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो नदियों के उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान में हमें एक नगरीय सभ्यता मिली जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती सिंधु नदियों के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो सरस्वती नदी है और जो सिंधु नदी है उनके किनारों पर जो हमें बड़ी संख्या में पुरास्थल मिले हैं, और इन पुरास्थलों के ज़्यादा होने के कारण, कहाँ पर, नदियों के पास में ज़्यादा होने के कारण इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हालांकि इस सभ्यता को सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता को हम क्या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, आप कंफ्यूज मत होना इस बात में। कालानुक्रम की दृष्टि से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं का समकालीन माना जाता है। समकालीन यानी उनके समरूप माना जाता है इस सभ्यता को। ठीक है, अब है सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरस्थल का उत्खनन किया था। जो ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये लाइन है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, तो ज़रूर इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लेना। अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है इस चैप्टर की। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा। इस लाइन को ज़रा अच्छे से समझना कि जब हमारे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जब हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की, इसकी खोजा, तो हमारे जो और थे ना, और व्यक्ति, उन्होंने भी सोचा होगा कि हम भी कुछ खोज करके दिखाएं, तो उनका भी आकर्षण बढ़ा इस चीज़ की ओर, खोजने की चीज़ की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम इसमें जो ये अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी मेहनत को कोई नहीं जान पाएगा, कितनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अब है हमारा विस्तार। अगला जो हमारा फिर टॉपिक है, ये हम विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तथा उत्तर प्रदेश में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। इसको आप अंडरलाइन ज़रूर कर लेना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, तो इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कैसे आप इसको कैसे याद करेंगे, आपको याद इस तरीके से करना होगा, जैसे आपके पास 4 दिशाएं होती हैं। इस साइड हमारा पूर्व हो गया, इस साइड हमारा पश्चिम हो गया, और इस साइड हमारा उत्तर हो गया, और इस साइड हमारा दक्षिण हो गया। तो इसी से हम इसको याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और रही बात इसके विस्तार की, तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखो, इसमें
हम कह रहे, इसने कह रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ से कह रहा है पूर्व से आलमगीर, यानी कि इस साइड से जो हमारा है वो है आ से हम कह सकते हैं आलमगीर। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, ये हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब से है पश्चिम में सुतका गैंडोर, यहाँ से है जो सुतका गैंडोर है, आप ज़रूर याद कर लेना इसको, जो कहाँ पर है, ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, फिर उत्तर में हमारा है मांडा। मांडा कहाँ पे, ये जम्मू में। आप इस तरीके से याद कर लेना, आपको पहले नाम याद कर लेना है कि जैसे आलमगीर और सुतका गैंडोर और मांडा, दायमाबाद। फिर आपको इस तरीके से याद करना है कि आलमगीर है कहाँ पर, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा पूर्व साइड में है, तो ये हम पूर्व साइड में हम इसका हो गया। अब है सुतका गैंडोर, ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान हमारा किस तरफ पड़ता है, पश्चिम से पड़ता है। अब है मांडा जो है ये हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर से उत्तर हो गया। और अब हमारा बचा दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र किधर हो गया, महाराष्ट्र किधर हो गया, हमारा दक्षिण में हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगले जो ये मैप दे रखा है, इसमें मैप को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मैप से रिलेटेड। तो इसमें दिखा रखा है रोपड़, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मिठाथल, गाँव रिगावाल, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। ठीक है, तो इनमें ये दे भी रखा है कि कहाँ पर हैं, तो आगे चलते हैं, उसमें बताया जा रहा है इसमें। अगला है हमारा है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। इसके पुरास्थलों की दूरी पूर्व से पश्चिम तथा लगभग 1600 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर जो हमारा है, इसमें क्या रखा है कि पूर्व से पश्चिम, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा है वो कहाँ, ये कितनी है, ये 1600 है, 1600 है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे हमारा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हम करते हैं, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण हमारा कितना है, 1400 है। देखो ये दे रखा है कि उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके पुरास्थल भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। देखो कहाँ पर मिले हमें, कहाँ पर मिले ये हमें मिले भारत में हमें मिले पंजाब में। कहाँ पर मिले, पंजाब में, हरियाणा पंजाब। ठीक है, और फिर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इधर साइड में उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर में ऊपर की साइड में जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हमारा हो गया उत्तरी राजस्थान में हो गया। ठीक है, और गुजरात में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है दे रखा है इसमें सिंध तक तो हमने इसमें पढ़ लिया था। अब आगे है राखीगढ़ी, बनावली, हरियाणा। ये आपको याद करना है कि बनावली कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये आपको ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, तो अब राखीगढ़ी, बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है। ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इतना हमारा हो गया, पंजाब में है जो कि। और जो अब हमारा आता है धोलावीरा हमारा का गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में। इस सभ्यता के प्रमुख नगर है। जो ये क्या दे रखे हैं कि जो हमें जो सभ्यता के नगर मिले हैं वो कहाँ पर प्रमुख तरीके से हमें मिले हैं, उसकी हम इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। अब आगे है हमारा कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कालक्रम जरूर याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियाँ के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 3200 में नगर योजना के लक्षण लेखन का मोहरों का विकास हुआ। ठीक है,
देखो कैसे, जो ये तिथियां हैं इसको हम रेडियो कार्बन तिथियां बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चला कि 7500 से 700 ईस्वी पूर्व में, 7500 से 700 ईस्वी पूर्व में, जैसे कि हमें ये कुछ सन दे दी, इस सन हमें बता रखा है कि इसमें कृषि संस्कृतियों का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। और फिर 3200, जब 3200 हमारे पास आया तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें लेखन कला मिली, मुहरें मिली, मुहरा का विकास हुआ, ये हमें इसमें देखने को मिला, ठीक है। अब हमें देखना है कि मुहरों का विकास और नापतोल की पद्धति के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन, विकास ग्रामीण संस्कृति में हो गया था। कैसे हुआ, देखो, जब हमारे पास जब हमारे पास विकास हो गया था मोहरों का, तो नापतोल की पद्धति भी बदल गई थी और प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्राम संस्कृति में हुआ था। मतलब कि जो गांव थे वो भी एक विकसित ग्राम में बदल गए थे, जिसने 2600 पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं और आत्मसात कर लिया था, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यताओं के नगरों का उदय हुआ था। जो हमें ये ग्राम मिले, विकसित गांव मिले, इससे नगरीय जीवन आया, नगर बने, शहर बने, जिससे कि प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ था, ठीक है। अब आता है 1900 के ईस्वी पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया था। जो हमें नगरीय सभ्यता मिली ये गांव में विकसित होने लगे थे, गांव बनने लगा था इनका एक। और फिर आता है क्या आता है फिर आगे 1300 ईस्वी से पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया था। कब हुआ था ये भी आप अंडरलाइन कर लेना। 1300 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता, जो हमें नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता मिली, उसका हम पतन कब हो गया था, 1300 में हो गया था। वैसे तो अगर आप देखें तो इसका याद करना इतना टॉपिक ज़रूरी नहीं है, आप मेन याद कर लेना, बट जो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि यही है इस कालक्रम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा, ठीक है। तो इसमें हम चरण 3 देखते हैं, जिसमें हमें पहले प्रारंभिक चरण दिखाया गया है, फिर प्रथम कृषि संस्कृति दिखाई गई और इसी में हमें विकसित ग्रामीण संस्कृति भी मिलती है। चरण 2 में हमें नगरीय काल मिला, फिर उत्तर काल मिला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपको एक गतिविधि दी गई है, रेडियो कार्बन तिथि के बारे में जानकारी संकलित करें। ये इतना वो नहीं है, ये आप रहने दो, इसको आगे करते हैं। इसको आगे हमें दे रखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं, मतलब कि कहीं नगर योजना में हमें समानता मिलती है, बट कहीं पर हमें विभिन्नता भी देखने को मिलती है, ठीक है। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम दिशा में टीले होते थे। पूर्व से पश्चिम तक हमें क्या मिलते हैं, कुछ टीले दिखाई देते हैं, दुर्ग, टीलों पर दुर्ग स्थित होते थे, ठीक है। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त होते थे, मतलब कि यहाँ पर रक्षा के लिए कुछ सैनिक वगैरह लगाए जाते होंगे, इसलिए ये नगर सुरक्षा होती थी इनकी कड़ी, ठीक है। रक्षा प्राचीर के में बुर्ज बने हुए थे। रक्षा प्राचीर जहाँ पर रक्षा की जाती थी, रक्षा के लिए सैनिक खड़े किए जाते थे, शायद वहीं पर एक बुर्ज होता होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर बुर्ज बने हुए थे। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारियों, शिल्पकारों, कारीगरों में श्रमिक रहते थे, ठीक है। कहाँ पर, जो नगर के आवास क्षेत्र थे, आवास रहने के जो स्थान थे, वहाँ पर नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागनागार स्थित थे। दुर्ग जो हमें बताए गए हैं, जहाँ पर रक्षा प्राचीर युक्त होते थे, वहाँ पर हमें प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन, अन्नागार देखने को मिलते हैं। ये कुछ विशेषताएं दे रखी है। रक्षा प्राचीर, सड़कें, नालियाँ, भवन, ईंटों का माप। अगर मैं आपको श्योरिटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको नगर योजना ज़रूर देखने को मिलेगी। नगर योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि नगर योजना की विशेषता बताए, नगर योजना की 2 विशेषताएं बताए, 3 बताए, वो आप उसकी जो मर्जी होगी वो उतना देगा। तो अब हम करते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। सड़कें भी होती थी जो कि
जो मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। जैसे कि कुछ सड़कें होती हैं जो नगर को अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं। जैसे कि एक नगर है, उसमें उसमें क्या है, एक नगर है, उसमें जो सड़कें हैं वो बट रही हैं। तो इससे हमारे क्या मिला, हमें 4 पार्ट देखने को मिले इस गांव के। तो ऐसे ही, या फिर नगर के हमें 4 पार्ट देखने को मिले। ऐसे ही इसमें था कि जो ये होती थी, हमारे पास जो सड़कें होती थी वो 5-6 खंडों में विभाजित कर दी जाती थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें, मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कों का अनुपात 9.15, हम इसको 15 नहीं बोल सकते, हम इसको 15 बोलेंगे, क्योंकि डिजिट के बाद हमेशा नंबर एक एक बोला जाता है। ठीक, पॉइंट के बाद, सॉरी। ठीक है। मीटर तथा गलियों औसतन 3 पॉइंट चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में सड़कें प्राप्त हुई हैं, उसमें हम जो हम माप लगाएं तो वो है 9.15 है। और जो गलियों का जो माप है, गलियों की औसतन चौड़ाई है वो है 3.4 है। ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मिठातल की सड़कें भी चौड़ी थी। ठीक है। जो इसमें बता रहा है कालीबंगा और राखीगढ़ी की जो सड़कें थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी और सड़कें कच्ची होती थी। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। अब आगे हमारे पास है, अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है। एक स्नानागार मोहनजोदड़ो का दिखाया गया है, जहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं। और एक लोथल बंदरगाह दिखाया गया है। ये दिखाते हैं कि हमारे पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो सरस्वती सिंधु सभ्यता में किस प्रकार ठहरते थे। उनका जो घर बनाने का तरीका भी कुछ अलग ही दिख रहा है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। सड़कों के किनारे क्या रखे जाते थे, कूड़ेदान। क्योंकि अब चलन चला है जो कूड़ेदान का, डस्टबिन का। पहले भी इसका चलन होता था, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में इसका चलन था। घरों की नालियाँ सड़कों के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। घरों की जो नालियाँ, जो घरों से जो पानी जाता था वो एक बड़े नाले में गिरता था बाहर जाकर। फिर नालों के माध्यम से वह पानी नगर से बाहर जाता था। नालों के माध्यम से नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से नहीं बनाई जाती थी। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती थी। प्राय नालियों को बड़े आकार की ईंटों से ढका गया था। संभवतः नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें समझाने जैसा कोई भी पॉइंट नहीं है। बस हाँ, कुछ गाइड कर सकते हैं हम आपको, और कुछ थोड़ा बहुत हम समझा भी सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब आगे हमारे पास सरस्वती सिंधु सभ्यता के आवासीय और सामुदायिक भवन देखने को मिलते हैं। कैसे भवन देखने को मिलते हैं, सामुदायिक और आवासीय भवन देखने को मिलते हैं। ठीक है। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, भवन, बीच में आंगन होता था। जैसे कि अब जो पुराने गांव में होता है वहाँ पर वैसे ही होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय भी होता था, मतलब कि कुआं भी होता था, बाथरूम भी होता था। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ पर अभी भी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान, फर्श होता था। दीवारों पर पलस्तर भी था। और सामुदायिक भवनों में, सामुदायिक जो हमें भवन थे, जैसे कि जो सभी के लिए बनाए जाते हैं वो सामुदायिक भवन हो गए। जैसे कि उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हमारे भवन थे, अनानागार थे, स्नानागार थे आदि मिलते हैं। और इन भवनों में जो अनुपात था ईंटों का था वो था 1:2:3 और 1:2:4। हम इन ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था स्नानागार, अनानागार और भवन सामुदायिक भवनों में। ठीक है। अब है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला भी देख लेना कि कला, इसमें जो हमारी इस सभ्यता की जो कलाएं हैं वो बहुत ही मस्त कलाएं हैं। और जो यहाँ पर इसके अतिरिक्त स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे थे, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु और मिट्टी मूर्तियों का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पर प्रस्तर होता है पत्थर, और धातु और मिट्टी की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मोहरे भी थी, मनके भी थे और मिट्टी के बर्तन भी थे। और इसके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं कि इसकी कितनी सुंदर चीज़ें थी, और इस बात को ये इंगित करते हैं, दिखाते हैं ये साक्ष्य।
प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो तिब्बतीय अलंकरण जैसा साल ओढ़े हुए है। यानी कि हमें एक मूर्ति मिली है जो कि एक पुरुष की मूर्ति है और वो 19 सेंटीमीटर लंबी है, 19 सेंटीमीटर लंबी, देख लो, ठीक है। और वो एक खंडित, मतलब कि खंड खंड हो रही है, टूट रही है वो, और उसमें वो जो हमारे पास मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में एक शाल ओढ़े हुए, शाल, ठीक है। देखो आपने देखने को मिलता है, ये जो हमारा ये तिब्बतीय अलंकरण का साल है, ये तिब्बतीय अलंकरण का साल है, और ये हमें 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है। युक्त शाल ओढ़े हुए है। मोहनजोदड़ो में विश्व विख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, लेकिन एक नर्तकी है जो नाचने वाली नर्तकी है, उसकी भी मूर्ति देखने को मिलती है। पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और स्त्री और पुरुषों की भी। मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ आभूषण और शिरो वेशभूषा के साथ मिलती है। जो मानव जैसे मनुष्य की जो मनुष्य की हमारे पास जो मनुष्य है उसकी मूर्तियाँ हैं, उसमें उसकी किस तरीके से बनाई जाती थी, उसमें आभूषण भी पहनाए जाते थे उस मूर्ति में डिज़ाइन के साथ। शिरो वेशभूषा यानी कि उनकी जो अपनी एक वेशभूषा होती थी उसको भी दिखाया गया है। और पशु और पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर आदि मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। मतलब कि इनकी ये जो सभी आपको दिखाए गए हैं, पुरुष, स्त्रियाँ, मानव और भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, कबूतर, इन सभी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और मुझे लगता है कि इनको ये साक्ष्य मिले हैं, तभी इन्होंने ये बताया है कि इसमें भेड़, बकरी, कुत्ता, पशु, मानव और पुरुष, स्त्रियों, पशु पक्षियों की मूर्ति बनाई जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मुहरें भी होती थी जो अभी राजा महाराजों के टाइम पे चलती थी। मुहरें मुख्यतः चौकोर और आयताकार होती थी, ठीक है, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों एवं देवी देवताओं एवं लिपि को अंकित किया जाता था, ठीक है। कैसे होती थी? जिन पर लिपि होती थी, इन पर लिपियाँ होती थी, लिपि होती थी, ठीक है। इन पे क्या होती थी? लिपि होती थी, और लिपि से हम उसको मुहरे को पहचानते हैं, ये उस पर एक सिंबल होता है किसी पशु पक्षी का, ठीक है। आगे आएगा कि जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षी एवं देवी देवताओं एवं लिपि को अंकित किया गया है। यानी कि उन मूर्तियों में हमें पशु पक्षी, देवी देवताओं को उनकी सिंबल देखने को मिलते हैं। सेलखड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषण, मन के चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी आदि मिलते हैं। यानी कि हमें जो सेलखड़ी आती है उनके हमें और जो गोमेद, शंख आते हैं, हाथी के दांत के आभूषण भी होते हैं, सोने, चांदी, तांबे आदि के जो आभूषण होते हैं, जिसमें क्या आ गया, मन के आ गए, चूड़ी आ गई, हार आ गए, कंगन आ गया, अंगूठी आ गई, आदि है ना, ये इनसे मिलके बनाए जाते थे। इनके अतिरिक्त खेल के उपकरण थे, जिनमें मिट्टी के बर्तन और अन्य अग्रही उपयोगी वस्तु भी बनाई जाती थी। ये बता रहा है कि उनकी कला कितनी प्रसिद्ध कला थी और कितनी सुंदर कला से वो बनाते थे। आगे राजनीतिक जीवन में हम समझेंगे कि उनकी वो किस तरह से अपने राज्य या फिर हम कह सकते हैं अपने गांव किस तरीके से वो करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। लेकिन जो प्रचार करने की जो प्रणाली थी वो बहुत ही व्यापक थी। लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट, माप, मुहरे, लिपि आदि की समरूपता मुगल प्रशासन के अस्तित्व की ओर संकेत करती है, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था? आखिर असली प्रशासनिक स्वरूप क्या था? यह निश्चित रूप से कहना